एक बहुत ये बड़ी बात खबर पूरी आई सुन के है, जाना भाई, बहुत हकीकत गौर है। से उसको सुनना चाहिए और यह खबर कोई हवा में नहीं आई है। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा ट्वीट किया है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल चलाई गई है। अब पूरे हालात आप देखिए, साउथ कोरिया से जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो हटा लिया गया और वो हटाकर मिडिल ईस्ट में लाया जा रहा है। जापान के पास जो मरीन लगी हुई थी उस मरीन को हटाकर मिडिल ईस्ट में लाया जा रहा है। जापान के बारे में आप जानते हैं कि जापान की अपनी सेना नहीं है। जापान के विदेशी मामलों में सुरक्षा का पूरा जिम्मा जो है वो अमेरिका उठाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हार के बाद जापान की सेना को डिसमेंटल कर दिया गया था और जापान की जो सुरक्षा है वो अमेरिकन आर्मी करती है। अब वहां से आपने मरीन्स हटा लिए और नॉर्थ कोरिया के बगल में साउथ कोरिया से आपने एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया। यह बहुत मुमकिन है, हम जानते हैं कि यह चार का गैंग है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान। यह बहुत मुमकिन है कि यह मैसेज दिया गया हो नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ज्यादा तमाशा करेंगे तो यह मत समझिए कि यह इलाका खाली पड़ा है। यह मत समझिए कि इस इलाके से आपने डिफेंस हटा लिया तो यहां पर कुछ नहीं होगा। यहां नॉर्थ कोरिया हमला कर सकता है और यहां पर 3-4 बार अंडरलाइन कर लीजिए कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है। वो जापान पर भी अटैक कर सकता है, वो नॉर्थ कोरिया पर भी अटैक कर सकता है और अमेरिका को एक और जगह फंसा सकता है। प्लस एक कहानी आप देखिए, याद कीजिए कि चाइना ने 2027 की डेट तय की थी ताइवान पर कब्जे के लिए और अब यह लगातार खबरें आ रही हैं कि चाइना के पास सी के अंदर, समंदर के अंदर चाइनीज नेवी की लगातार हलचल देखी जा रही है। चाइना जानता है कि अमेरिका बुरी तरह से ईरान में फंसा हुआ है, ईरान वहां से आसानी से निकलने नहीं देगा। तो ऐसे में ताइवान पर अगर वो हमला करता है तो बड़ा सवाल उठेगा अमेरिका के सामने कि इजराइल को बचाए कि ताइवान को बचाए। और पहले ही इतने हथियार, इतना एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का तबाह हो चुका है कि अगर ताइवान में वो लड़ने जाएगा तो उसका सारा इकोनॉमी का मामला चौपट होगा। तो उधर चाइना तैयार बैठा है, इधर नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी। वो पूरा फ्रंट खुल रहा है जहां पर अमेरिका और ज्यादा फंस सकता है। यहां कंडीशन यह है कि अब यूक्रेन को देने के लिए ना पैसे हैं ना हथियार हैं। रशिया सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है इस समय, उसका तेल बिक रहा है, महंगे कीमत पर बिक रहा है और वो सबसे ज्यादा तेल बेच रहा है इस समय। जब सबसे ज्यादा तेल वो बेच रहा है और चाइना ने पहले ही ईरान से ढेर सारा तेल लगातार मंगाकर अपने पास भी तेल स्टोर किया हुआ है, तो आप सोचिए अमेरिका की सिचुएशन क्या है। अब रशिया और ज्यादा ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करेगा। इसीलिए जब ट्रंप ने रशियन ऑयल से सैंक्शन हटाया तो यूरोप के नेता बहुत नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे रशिया के पास और ज्यादा पैसा आएगा। इस पैसे का मतलब यह है कि वो और ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करेगा। तो कुल मिलाजुलाकर अगर स्थिति देखिए तो मोसाद के चक्कर में, इजराइल के चक्कर में ट्रंप साहब बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। उनसे कहा गया था कि 2-4 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, आप बस जाकर एकदम जीत गए वाला शोर मचा दीजिएगा, अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे, आपके सपोर्टर भी बम बम रहेंगे और आप भी इतिहास में अमर हो जाएंगे। अब हालत यह है कि इस जंग के चलते उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, रेटिंग लगातार नीचे जा रही है। मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं जिसमें हारने की पूरी संभावना है। जेडी वांस खामोश होकर बैठे हैं क्योंकि अगले चुनाव में राष्ट्रपति बनने की उनकी उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं। पैसे खर्च हो रहे हैं, अमेरिकन इकोनॉमी पे बड़ी मार पड़ी है। अमेरिका के जो सबसे बड़े मददगार थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी की अलग लगी पड़ी है, उनकी इकोनॉमी बुरे हाल में जा रही है, ट्रिलियंस खर्च हो रहे हैं। दुबई के बारे में कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट पहले ही 50% के आसपास गिर चुका है और आगे गिरता चला जाएगा। यूएई से लोग पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक किसी तरह से रोक रहे हैं उनको। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो अमेरिका को सबसे ज्यादा मदद करती थी, उनकी अपनी हालत तबाह है। और अगर अमेरिका गलती से खार्ग में ईरान के तेल वाले अड्डों पर हमला करता है तो ईरान ने क्लियर कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में तेल का कोई अड्डा बचेगा नहीं, सबको तबाह कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो दुनिया की इकोनॉमी का क्या हाल होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।